आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार इस कक्षा में। विद्यार्थियों, हम लोग पिछली कक्षा में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की थी। हम लोगों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को देखा था। इस कक्षा में आज हम उनकी कविता लीक पर वे चलें का भावार्थ समझेंगे। लीक पर वे चलें कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रतिनिधि कविताओं में से एक कविता मानी जाती है। इसके पहले की लीक पर वे चलें का भावार्थ हम लोग समझें और उस पर चर्चा करें, थोड़ी सी बात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर हम लोग कर लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। ये बहुमुखी व्यक्तित्व के रचनाकार थे। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था और इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया था, किंतु इन्होंने अपना बहुत समय आकाशवाणी के दिल्ली के संचार विभाग में कार्य करने में इन्होंने लगाया और आकाशवाणी के बहुत सारे केंद्रों पर ये लगातार कार्य करते रहे। इन्होंने बहुत समय तक दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में इन्होंने कार्य किया। आप देखेंगे कि इनके काव्य में चिंतन, विचार और भावना की एक सूत्रता पाई जाती है। कवि के रूप में इनकी रचना यात्रा का एक सिरा नई कविता के आंदोलन से जुड़ा रहा तो दूसरा सिरा प्रगतिशील जन पक्षधर आंदोलनों से भी जुड़ा रहा। ये सर्वेश्वर दयाल जी नई कविता के प्रमुख कवि के रूप में हमारे सामने प्रतिष्ठित हैं। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबनाओं को खास स्थान मिला है और उन पर इन्होंने चोट भी किया है। प्रस्तुत कविता लीक पर वे चलें इनकी प्रतिनिधि कविता है। इस कविता में भी आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा और भीतर का साहस दिखाई देता है। इन्होंने लोक जीवन के सत असत पक्षों का भी उद्घाटन किया है। आप जानते हैं विद्यार्थियों, खूंटियों पर टंगे लोग इनका काव्य संग्रह है और इस अनूठे काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित भी किया गया है। प्रस्तुत कविता लीक से हटकर में खास तौर से कवि ने इस बात का आग्रह किया है कि वे जो कुछ नया सोचते हैं करने को, वे जो कुछ नया करना चाहते हैं, वे जो साहस से समाज को बदलना चाहते हैं, वे जो अत्यंत उत्साही होते हैं, वे जिनकी रगों में चेतना होती है, जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, जो जी हुजूरी में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहते, वे परंपराओं से आगे बढ़ कर के परंपराओं को छोड़कर किसी बनाए हुए मार्ग पर न चलकर या किसी का अनुसरण न करके बल्कि अपने लिए एक नया मार्ग ढूंढते हैं और अपनी दिशा खुद तय करते हैं, अपने कर्मों का पथ खुद निर्मित करते हैं। कवि की यह कविता पूर्णतः इस बात की का आग्रह करती है कि मनुष्य को और हर चिंतित मनुष्य को, हर चेतनशील मनुष्य को, हर जागरूक मनुष्य को अपनी राह खुद बनाना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी भी खुद लेनी चाहिए। चलिए कविता का हम लोग आस्वादन करते हैं और इसके भावार्थ को हम लोग समझते हैं। विद्यार्थियों, आप कविता की मूल प्रति अपने समक्ष रखें। आप अपनी कविता का मौन पाठ करें। मैं इसका आदर्श वाचन करती हूँ। आप सुने, मौन वाचन करें और मनन भी करते चलें।
इसके पहले कि हम लोग इसके भावार्थ पर चर्चा करें या इसके भावार्थ को देखें, इसके अर्थ को उद्घाटित करें, मैं एक बात आपके समक्ष अवश्य रखना चाहूँगी कि कोई भी कविता या कोई भी रचना पाठकों को किसी एक अर्थ से नहीं बांधती है। हर पाठक उसके अर्थ अपने अनुसार निकाल सकता है और अपने अनुकूल, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल उसका अर्थ को देख सकता है। तो मेरे विद्यार्थियों, भावार्थ या अर्थ पर जो चर्चा हम लोग करेंगे वह उसका अंतिम अर्थ नहीं होगा, वह उसका अंतिम भावार्थ नहीं होगा, क्योंकि आप भी उसके ऊपर मनन करेंगे, सोचेंगे और आपके दिमाग में भी इस रचना के ऊपर एक नई रचना जरूर बनेगी। चलिए इसी विश्वास के साथ हम लोग देखते हैं लीक पर वे चलें कविता का अर्थ, भावार्थ। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इसके शब्दार्थ को एक बार देख लेते हैं। लीक का अर्थ होता है परंपरा, चरण का अर्थ होता है पैर और अनिर्मित का अर्थ होता है जिसका निर्माण नहीं हुआ है या जो नहीं बना हुआ है। इस अन्वयति पर चर्चा करते हैं। लीक पर वे चलें, कवि कहते हैं कि वैसे लोग, अनुत्साही लोग, वैसी मानसिकता वाले लोग जो स्वयं कोई साहस नहीं करना चाहते हैं, जो भीरू हैं, जो कर्म भीरू हैं, जो अपनी हार से डरते हैं, वो पहले ही हारे हुए हैं और ऐसे लोग ही लीक पर चलते हैं। कवि उन्हीं को उद्धृत करते हुए, ऐसे ही व्यक्तियों को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। ऐसे पैर जो दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, जिनमें खुद पथरीली सड़कों पर, मुश्किल राहों पर चलने की ताकत नहीं है, जो चलने से पहले ही हार गए हों, ऐसे लोग ही परंपराओं से बंध कर चलें, परंपराओं की गुलामी करें और जैसा हमारे पूर्वज कर गए हैं बस उसी की पूजा अर्चना करते रहें। कवि कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों की भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता हूँ जो अनुत्साही हैं और सिर्फ दूसरे के अनुकरण करने में विश्वास करते हैं, बल्कि मैं तो एक अपनी यात्रा करना चाहता हूँ और अपना पंथ खुद बनाना चाहता हूँ। आगे की पंक्तियों में उन्होंने यही बात कही है। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। कवि कहते हैं कि जीवन का सत्य जो है वह यात्रा करना होता है। तो कवि का विश्वास रास्ते से अधिक अपनी यात्रा में है। कवि कहते हैं कि मैं ऐसे अनिर्मित रास्तों को से प्यार करता हूँ, मैं ऐसे अनिर्मित रास्तों में विश्वास करता हूँ जिस पर हमारी यात्रा हो, जिस पर हमारे चरण पड़ें और जहाँ पर मेरा पुरुषार्थ हो सके, मैं ऐसे अनिर्मित पंथ को पसंद करता हूँ। मैं ऐसे अनिर्मित पंथ मुझे प्यारे हैं, लेकिन मुझे किसी के बने बनाए पंथ या किसी की कही गई बातों का या किसी के बनाए गए मूल्यों का अनुकरण करने का मन नहीं है या अनुकरण करना मुझे पसंद नहीं है। आगे की पंक्तियों को देखें। साक्षी हो राह रोके पीले बांस के झुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। कवि यहाँ साक्षी का अर्थ आप जानते हैं, गवाह होता है। साक्षी हो राह रोके पीले बांस के झुरमुट। देखिए इसमें कवि कह रहे हैं कि जो कठिन रास्ते होंगे, जिनमें रास्तों का निर्माण नहीं होगा, उन रास्तों के बीच में यह तय है कि उन रास्तों में
बांस के झुरमुट होंगे, यानी पेड़ पौधे वनस्पतियां होंगी, वो काट करके बनाए गए रास्ते नहीं हैं, वहाँ तो पूरा जंगल ही है। कवि कहते हैं कि वे हमारे साक्षी होंगे जो उन रास्तों पर हमारे अवरोध बन करके खड़े हुए होंगे, वे मेरी यात्रा के, मेरे संघर्ष के साक्षी होंगे। कवि कह रहे हैं कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए हमारे सपने हैं। कवि कह रहे हैं कि मेरा तो पुरुषार्थ करने का सपना है, मेरा संघर्ष करने का सपना है, खुद मार्ग बनाने का सपना है। तो उन झुरमुटों में जो हवाएं फंसी हुई हैं, जो हवाएं लिपटी हुई हैं, मैं उन हवाओं से मिलना चाहता हूँ और वही हवाएं, उन्हीं हवाओं को देखना, उन झुरमुटों में जाना, उन झुरमुटों के बीच रास्ता बनाना और उन हवाओं से मिलना ही मेरा सपना है। मैं उन्हीं गाती हुई हवाओं से मिलना चाहता हूँ और वही मेरे इस यात्रा के, इस संघर्ष की साक्षी होंगी। और वे बांस के झुरमुट मेरे इस यात्रा के साक्षी होंगे और मेरा सपना तो है कि उन झुरमुटों में खेलती गा रही उन हवाओं का मैं आनंद उठा सकूं और उन हवाओं से मैं बातें कर सकूं। आगे की पंक्तियां देखें। कवि कहते हैं कि शेष जो भी है वक्ष खोले डोलती अमराइयाँ, गर्व से आकाश थामे ताड़ के ये पेड़, हिलती क्षितिज की झालरें, झूमती हर डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती शोक अल्हड़ हवा, गायक मंडली से थिरकते आते गगन के मेघ। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। कवि कहते हैं कि और शेष जो कुछ भी बचा हुआ है इस पृथ्वी पर, यानी बाकी सारी चीज़ें तो काफ़ी नष्ट हो गई हैं, लेकिन जो बचा हुआ है वह है शेष जो भी है वक्ष खोले डोलती अमराइयाँ। ये जो अमराइयाँ हैं, ये आम के बगीचे जो हैं, ये अपना सीना खोले आपको बुला रही हैं और ये आपको गलवहियाँ देना चाहती हैं, आपसे गले मिलना चाहती हैं। वही कवि कह रहे हैं कि वक्ष खोले डोलती अमराइयाँ, यानी ये जो आम के बगीचे हैं ये, और गर्व से आकाश थामे ताड़ के ये पेड़, और ये ताड़ के पेड़ जो हैं जो आकाश को थामे हुए हैं गर्व से, इतने ऊंचे ऊंचे हैं, गगनचुंबी हैं, ऐसा लग रहा है कि आकाश को अपने हाथों से, अपने ताड़ के पत्तों से वो आकाश को पकड़ कर रखे हैं। और कवि कहते हैं कि हिलती क्षितिज की झालरें और झूमती हर डाल पर बैठी, हिलती क्षितिज की झालरें। अब आप देखिए, क्षितिज वह स्थान होता है, वह एक काल्पनिक रेखा होती है, वह एक काल्पनिक सीमा होती है जहाँ पर यह माना जाता है कि पृथ्वी और आकाश एक हो जाते हैं, वहीं मिलते हैं। कवि कहते हैं कि हिलती क्षितिज की झालरें, और वो जो क्षितिज जहाँ पर बनती हैं वो झालर के समान दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे कभी ऊपर कभी नीचे हो रही हैं। तो कवि कहते हैं कि ये आकाश थामे ताड़ के पेड़ हैं और हिलती हुई क्षितिज की जो झालरें हैं और झूमती हर डाल पर बैठी, फलों से मारती। कवि कह रहे हैं कि फलों से झूमती हर डाल पर बैठी, यानी जो वो क्षितिज की झालरें हैं वो हर डाल पर बैठी हुई हैं। ऐसा लग रहा है हर जहाँ से आप देख रहे हैं, ये एक कल्पना है, एक दृश्य की कल्पना है मेरे विद्यार्थियों। आप सोचिए कि एक मनुष्य खड़ा हुआ देख रहा है क्षितिज की ओर, जहाँ पर जहाँ पर गगन और धरा मिलती है, एक ऐसी सीमा की ओर देख रहा है और देख रहा है कि वो उसकी झालरें हर डाल पर बैठी हुई हैं और बोल रहा है कि यह अल्हड़ हवा है, वो हर डाल पर बैठ कर उस डाल को हिला रही है और ऐसा लग रहा है कि क्षितिज की जो झालरें हैं वो झालर की तरह, क्षितिज जो है वो झालर की तरह इन हवाओं से अटखेलियाँ कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि क्षितिज की झालरें झूमती हर डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती शोख अल्हड़ हवा। यह जो शोख अल्हड़ हवा है, ये जो
बिल्कुल मासूम सी हवा है। ये हवा जितनी तेज़ी से चल रही है, खिलखिला रही है, ये हवा फलों से मारती और फल से पेड़ों पर, जो अमराइयों पर, जो आम के पेड़ों पर जो फल लगा हुआ है, उन फलों से मारती। ऐसा लग रहा है कि ये सारे अभी शेष बचे हुए हैं, कवि कह रहे हैं। और क्या बचा है? गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ। कवि कह रहे हैं कि जो आकाश में मेघ आ रहे हैं, वो मेघ ऐसा लग रहा है कि गायक मंडली एक साथ उतर कर चली आ रही है और हर वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और थिरक रहे हैं। यह सब अभी शेष है। कवि कह रहे हैं कि मैं इनके साथ मिलना चाहता हूँ और ये मेरे गवाह होंगे मेरी यात्रा के, और वैसे मेरे रास्ते के गवाह होंगे जो अनिर्मित होंगे और जो मेरी यात्राओं से बनेंगे। कवि कहते हैं कि वाद्य यंत्रों से पड़े टीले नदी बनने की प्रतीक्षा में, कहीं नीचे शुष्क नाले में नाचता एक अंजुरी जल सभी बन रहा है। कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में, बस उसी के ही सहारे हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं किसी दूसरे का सहारा मुझे नहीं चाहिए। देखिए, मैं वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, बड़े बड़े जो टीले हैं, जो पत्थरों से के टीले हैं, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े वाद्य यंत्रों की तरह हैं। कोई तबले की तरह दिखाई दे रहा है, कोई वीणा की तरह दिखाई दे रहा है। ये सारे वाद्य यंत्रों से पड़े हुए टीले हैं। और इतना ही नहीं, नाले में नाचता हुआ थोड़ा सा जल, उस धरती के भीतर नाचता हुआ, उस नदी बनने की प्रतीक्षा में नाचता हुआ वो अंजुरी भर जो जल है, वह जल नदी बनने की प्रतीक्षा में है। वो चाहता है कि वो सब कुछ तोड़कर आगे बढ़ जाए, सबको लांघ कर वह जल आगे बढ़ जाए, इसलिए वो संघर्ष कर रहा है। और कवि कह रहा है कि नदी बनने की प्रतीक्षा में, कहीं नीचे शुष्क नाले में नाचता एक अंजुरी जल, यानी वह जल भले ही कम है लेकिन वह नाच रहा है कि कभी ना कभी वह नदी बनेगा। सभी बन रहा है, कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में, यह सब कवि के भीतर समा रहा है। ये सारी परिकल्पनाएं कवि के भीतर समा रही हैं। सारे सूत्र प्रेरणा बनकर कवि का साहस बनते हैं। और वो जो संकल्प हम में, जो संकल्प इनके भीतर, जो विश्वास इनके भीतर वो उत्पन्न कर रहे हैं, वह सब उसी के ही सहारे हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं उसी संकल्प और उसी विश्वास के सहारे हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर कवि कह रहे हैं कि मैं हारा नहीं हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। और कवि पुनः कह रहे हैं कि लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो अपनी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। कवि कह रहे हैं कि अब मुझे तो बस उसी का सहारा है, वही संकल्प, वही विश्वास, इन लोगों को देखकर, इन सारी स्थितियों को देखकर जो मेरे भीतर विश्वास है, वही संकल्प मेरा सहारा है, वही मेरा आत्मविश्वास मेरा सहारा है, वही साहस मेरा सहारा है। और मैं उसी के सहारे अपना अनिर्मित पंथ पर चलना चाहता हूँ, जिसे पहले किसी ने मेरे लिए बनाया नहीं है। लीक पर तो वे चलेंगे जिनके पैर दुबले और हारे हैं, जिनके पैर जो हैं वो कमज़ोर हैं और पहले से ही थके हुए हैं, हारे हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, अब ज़रा सा चर्चा कर लेते हैं इसके गूढ़ार्थ पर। कवि ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में कुछ लोग हैं जिनको बने बनाए राह मिलते हैं, जो उच्च कुल में पैदा होते हैं और उन्हें सारी सुविधाएं उनको स्वतः प्राप्त होती हैं। कवि कहते हैं कि मैं उन स्वतः प्राप्त सारी सुविधाओं वाला मनुष्य नहीं बनना चाहता हूँ, जिसके जीवन में संघर्ष का कोई अर्थ नहीं है, जो अपने जीवन में कुछ भी उसका प्राप्य नहीं होता है, उसे सब कुछ अपने पूर्वजों से प्राप्त हो जाता है और वह उसी में खुश होता है, वह पुरुषार्थ से पीछे हट जाता है। मैं ऐसा
यात्री नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं ऐसी यात्रा करना चाहता हूँ जहाँ संघर्ष हो, जहाँ कुछ नया करने का अवसर हो, जहाँ समाज के लिए कुछ अवदान करने का अवसर हो, जहाँ पर उदात्त प्रकृति से मेरा परिचय हो, जहाँ प्रकृति की सुषमा से मेरा परिचय हो, जहाँ उन अल्हड़ और शोक हवाओं से मैं सीधा सीधी अपना तादात्म्य स्थापित कर सकूं, उनके साथ अपना रिश्ता बना सकूं। कवि कह रहे हैं कि यह प्रकृति इतनी सुंदर है, इस प्रकृति के सारे उपमान इतने उदात्त हैं, इतने महान हैं, इतने खुले हुए हैं, इतना उदार है कि जैसे लग रहा है कि वक्ष खोले है, अपना सीना खोलकर कोई आमंत्रित कर रहा है। ऐसी प्रकृति और प्रकृति के उपादानों से, प्राकृतिक सुषमा से और प्राकृतिक जो मासूमियत है उनसे बचकर और उनको छोड़कर मैं कोई बने बनाई राह पर नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रकृति की सुषमा से मेरा सीधा साक्षात्कार हो जाए। इस प्रकार कवि अपने लिए कोई आसान मार्ग नहीं ढूंढ रहे हैं, कवि अपने लिए एक दुष्कर मार्ग ढूंढ रहे हैं, जिस मार्ग की प्राप्ति उनकी सच्ची प्राप्ति होगी। और कवि कहते हैं कि सच्चा प्राप्य जो होता है वह श्रम से और संघर्ष से प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य को हमेशा अपने पुरुषार्थ करना चाहिए, खुद पुरुषार्थ करना चाहिए और अपने पुरुषार्थ में विश्वास रखना चाहिए। दी गई चीज़ें हमेशा मांगी गई होती हैं और हमेशा उसका दोहराव होता है। वही मनुष्य अपने समाज में, वही मानव, वही व्यक्ति अपने समाज में युगों युगों तक जाना जाता है, जो संघर्ष करता है, अपने लिए नई राह बनाता है और नए दिशा का अन्वेषण करता है। तो इससे हम लोगों ने यह शिक्षा प्राप्त की कि हमें संघर्ष करना चाहिए, नई राह बनानी चाहिए, अपनी दिशा खुद तय करनी चाहिए और जीवन में हर सुविधा के पीछे दी गई सुविधाओं को ही अपना अंतिम प्राप्य मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए, अपितु जीवन में सदैव नए मार्ग ढूंढने चाहिए और संघर्ष कर समाज के लिए नया रास्ता खोलना चाहिए, नए रास्ते समाज को प्रदान करने चाहिए और समाज को एक नई दिशा की ओर उन्मुख करना चाहिए। विद्यार्थियों, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे और अब इसका भावार्थ जो है वो PDF के फॉर्म में मैं आपको दूंगी और आप इस ऑडियो को 1-2 बार सुनेंगे तो आपके सारे अर्थ और स्पष्ट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपने कविता का आस्वादन किया होगा, इसके भावार्थ को भी आपने आसानी से समझा होगा। अगर कोई शंका रह गई है तो आप आमंत्रित हैं, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने प्रश्न या अपनी शंका व्यक्त कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई शंका कहीं रह गई हो।